एएस फिजिक्स सर इमरान यामीन करंट इलेक्ट्रिसिटी रीड एंड राइट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में कर चुके हैं और वो 24 जनवरी की वीडियो थी। आज 26 की क्लास है। 1 और 2 करने के बाद आज हम करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पर क्वेश्चन नंबर 3 में जाहिर सी बात है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो टॉपिक वाइज तो नहीं आता, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो एक टॉपिक ऐसा है बेटा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और उस टॉपिक का नाम है किरशॉफ लॉ। तो किरशॉफ मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया है। अब अगर यार क्वेश्चन आ गया है तो मेरे ख्याल में इसको हाथ के हाथ निपटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब कैसे निपटाते हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। किरशॉफ जो लॉ है, जरा अपने पास एक हेडिंग मारिएगा बेटा, किरशॉफ लॉ। एक हेडिंग मारे बेटा किरशॉफ लॉ, और किरशॉफ लॉ की हेडिंग मारने के बाद ठीक है जनाब लिखिएगा देयर आर टू लॉज। नंबर 1 फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या है तो जरा फर्स्ट लॉ देखिएगा। फर्स्ट लॉ is another form of law of conservation of charge। किरशॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक फॉर्म है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है तो जरा गौर कीजिए कि अगर मैं किसी सर्किट में इस जगह पे खड़ा हुआ हूं और इस जगह पर अगर आप देखें तो 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 1 2 3। ये 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग कह देते हैं जंक्शन। ठीक है जनाब, जंक्शन। इस जंक्शन पर फॉर एग्जांपल यहां से करंट आ रहा है और यहां से आगे जा रहा है, यहां से आगे जा रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर। जब ये जंक्शन पर आया, जंक्शन का नाम पी रख दिया मैंने, तो ये 5 एम्पियर में से कुछ करंट सीधा जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जितना करंट जंक्शन के करीब आ रहा है, करीब आ रहा है 5 एम्पियर, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है वो 3 एम्पियर और 2 एम्पियर है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होता है, करंट टुवर्ड्स जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ करंट आउट ऑफ द जंक्शन। तो जंक्शन की तरफ आने वाला करंट हमेशा बराबर होता है सम ऑफ करंट से दूर, सॉरी जंक्शन से दूर जाने वाला करंट। और कभी कभी ऐसा भी होगा, इसमें तो एक ही तरफ से करंट आ रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि करंट यहाँ से भी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी करंट आ रहा है, ऐसे ही मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 4 एम्पियर। तब टोटल हो गया 9 एम्पियर। अब अगर टोटल 9 एम्पियर हो गया तो अब आप देख लीजिएगा कि करीब आने वाला करंट 9 एम्पियर है तो दूर जाने वाला करंट भी 9 एम्पियर ही होगा। करीब आने वाला करंट हमेशा दूर जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। और आई थिंक इतनी देर में अलान तुमने ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में ढूंढ लिया होगा। देखिए आपके ईयरली पेपर में बेटा ये क्वेश्चन मिल गया आपको अल्हान। ठीक है, और अगर मिल गया है तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर वर्डिंग में लिख दें। और प्रॉपर वर्डिंग क्या है तो लिखिएगा सम ऑफ करंट into the junction is equal to sum of current out of junction। ठीक, यूं भी कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जंक्शन के करीब आने वाला करंट हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के बराबर होता है। इट इज कॉल्ड किरशॉफ फर्स्ट लॉ। और इसी के साथ अब मेरा दिल चाहता है कि यार किरशॉफ का सेकंड लॉ भी हाथ के हाथ सुन लो। टोटल 2 लॉज हैं, तो जरा सेकंड लॉ भी सुन लेना यार। सेकंड लॉ भाई ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टर ये लगा हुआ है, तीसरा रेजिस्टर ये लगा हुआ है, और इन सारे रेजिस्टर्स को इस एक सेल के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सेल में होती है ईएमएफ, कल पढ़ा चुका हूँ। और जितने लोड होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, उन सबके ऊपर होता है पीडी। सबके ऊपर होता है पीडी। ठीक है जनाब। अच्छा, ईएमएफ को मैंने लिख दिया ई, और पीडी को मैं लिख रहा हूँ V1 V2 V3।
ठीक, तो गौर से सुनिएगा बेटा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन पर अप्लाई करते हैं और किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप पर अप्लाई करते हैं। लूप आप समझ रहे हो, इट इज अ क्लोज लूप, तो हमेशा लूप के ऊपर अप्लाई करते हैं। और किसी भी क्लोज लूप में इसमें तो बेटा एक सेल लगा हुआ है ना, कभी कभी एक से ज्यादा भी सेल लगे होंगे, तो लिखना पड़ेगा सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल सोर्सेस। इसमें तो एक ही सेल लगा हुआ है, सिंगल ईएमएफ है। अगर बहुत सारे सेल लगे होते तो सारे सेल्स की ईएमएफ को सम करता, और सम ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी ऑफ ऑल लोड्स। तो तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम हमेशा बराबर होता है सम ऑफ पीडी ऑफ लोड्स। जैसे ये हम ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इस 100 में से फॉर एग्जांपल 30 इस पर आ रहा है, 20 इस पर आ रहा है, 50 इस पर आ रहा है। तो ये 100 वोल्ट डिवाइड हो गया तीनों में, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 50 वोल्ट में। तो 100 वोल्ट इक्वल्स टू सम ऑफ 30 प्लस 20 प्लस 50। तो इट इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। अल्हान जरा जल्दी से मुझे बताओ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? अल्हान बेटा फर्स्ट लॉ क्या है? ठीक है जी, जंक्शन पर आने वाला करंट, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट। अच्छा अल्हान तुम ही बताओ जंक्शन क्या होता है भाई? सही, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। ये बारी हो गई है अल्हान की। हमजा भाई अब आपको थोड़ा इन्वॉल्व कर रहा हूँ। हमजा बताना किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है? जी, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है बेटा? यार किरचॉफ का सेकंड लॉ बेटा भी अभी आपके सामने तो मैंने पढ़ा है। दोबारा सुनिए, लेकिन मैं आपसे कहलवाऊंगा बेटा फिर। और से सुनिएगा। सर किरचॉफ का सेकंड लॉ स्क्रीन पर है कि ये पहला लोड है, ये दूसरा लोड है, ये तीसरा लोड है। लोड का मतलब रेजिस्टर्स है। तो लोड के ऊपर आता है पीडी, लोड के ऊपर आता है वोल्टेज। तो सम ऑफ पीडी अक्रॉस लोड, लोड्स के पीडी का सम, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सोर्स। सोर्स पैदा करता है ईएमएफ, सोर्स पैदा करता है ईएमएफ, लोड कंज्यूम करता है पीडी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि लोड्स पर पीडी का सम इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सोर्स। किसी भी लूप में सर जितने सेल्स लगे होंगे, सारे सेल्स की ईएमएफ को हम सम करेंगे, सारे सेल्स की ईएमएफ को हम लोग सम करेंगे। और जब सारे सेल्स की ईएमएफ को हम लोग सम कर लेंगे, तो तमाम सेल्स की ईएमएफ का जो सम होगा, इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। दोबारा बेटा गौर से सुनिएगा, मैं आपसे पूछूंगा हमजा, सेकंड लॉ लूप पर लगता है। सर अगर लूप में बहुत सारे सेल लगे हों, तो तमाम सेल्स की ईएमएफ को सम करें, तो इट इज इक्वल टू जितने भी लोड लगे हुए हों सब लोड के पीडी को सम करें, तो तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम इक्वल टू तमाम लोड्स के पीडी के सम के बराबर होता है। किसी लूप में तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम तमाम लोड्स के पीडी के सम के बराबर होता है। जी हमजा बेटा बोल के बताइए व्हाट इज सेकंड लॉ? हमजा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ के बता दिया, अब जरा इसको उर्दू में बताएं क्या समझ में आ रहा है। हमजा भाई मुझे नहीं लग रहा कि आपके समझ में आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। किरचॉफ का सेकंड लॉ ये है कि सर अगर किसी लूप में बहुत सारे सेल लगे हुए हों और बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हों, तो सेल्स में होती है ईएमएफ और रेजिस्टर्स के ऊपर होता है पीडी। सेल्स में होती है ईएमएफ, रेजिस्टर्स में होती है पीडी। तो तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम इक्वल्स टू तमाम रेजिस्टर्स के
पीडी के सम के बराबर होता है। तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम इक्वल्स टू तमाम रेजिस्टर्स के पीडी के सम के बराबर होता है। हमजा बेटा जरा समझाइए, क्या समझ में आया? व्हाट इज सेकंड लॉ हमजा? नहीं आ रहा है? बोले बोले बोले, जो भी आया समझ में बेटा बोले तो, या जो बात समझ में नहीं आई वो बोले, मैं और समझा दूं फिर। हाँ हाँ सही। अरे जरा देखिए, मैंने जानबूझ के ना बेटा ये 3 रेजिस्टर्स बना दिए। 3 रेजिस्टर्स हैं। मुझे बताओ, हर रेजिस्टर के ऊपर ईएमएफ होता है या रेजिस्टर्स के ऊपर पीडी होता है? हमजा बताइए बेटा, रेजिस्टर्स के ऊपर क्या होता है? रेजिस्टर्स पर हमेशा पीडी होता है। रेजिस्टर्स पे बेटा हमेशा क्या होता है? पीडी। रेजिस्टर्स पर होता है पीडी। तो ये रेजिस्टर्स का पीडी है, ये इस रेजिस्टर का पीडी है, ये इस रेजिस्टर का पीडी है। और सेल्स में होती है ईएमएफ। सर ये इसकी ईएमएफ है, ये सेल की ईएमएफ है, ये सेल की ईएमएफ है। और अब आप देखें तो पूरा का पूरा सर्किट लूप की फॉर्म में। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। तो बेटा ये क्लोज पाथ है। और इस क्लोज पाथ में गौर कीजिएगा कि अगर मैं तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम कर लूं, तो तमाम सेल्स की ईएमएफ का सम बराबर होगा तमाम लोड के पीडी के सम के। तमाम लोड के पीडी के सम के। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन और कराऊंगा हमजा, और समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अरे चलिए अब थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के बी पार्ट पर आइए। क्वेश्चन का बी पार्ट बेटा ये है कि ये एक सेल है 120 वोल्ट का। इस 120 वोल्ट के सेल के साथ स्मॉल आर क्या होता है? तो अगर आपने बेटा हमजा लास्ट क्लास की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि सेल के अंदर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज स्मॉल आर। इस स्मॉल आर के साथ गौर कीजिएगा, एक लोड लगा हुआ है 2.1 एम्पियर का, एक लैंप भी लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। करंट 2.1 एम्पियर दिया हुआ है, 3.6 एम्पियर दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। अब आप जरा मुझे खुद बताइए, अभी अभी अल्हान बेटा आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपने अभी अभी किरचॉफ का फर्स्ट रूल पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जंक्शन है पी, इस जंक्शन पर अगर आप देखें तो कौन सा करंट है जो जंक्शन के करीब आ रहा है? तो आप कहोगे जंक्शन के करीब करंट आ रहा है 3.6 एम्पियर। और बताइए कौन कौन से करंट है जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं? तो सर जंक्शन से दूर एक करंट जा रहा है 2.1 एम्पियर वाला, एक करंट जा रहा है आई वाला। अब आप इस इक्वेशन से अगर गौर करें तो आप आराम से आई कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। नहीं, फर्स्ट पार्ट तो नहीं है ये। कह रहे हैं डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। लैम्प की रेजिस्टेंस निकालना है। लैंप की रेजिस्टेंस निकालना है। तो यार खुद बताइए, लैंप की अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे लैंप का करंट चाहिए। तो लैंप का करंट कैसे निकालूंगा? तो बेटा अपनी जरा बुक के अंदर लिखिएगा इसी चीज को। पहले लिखिए यूजिंग फर्स्ट लॉ। पहले मुझे निकालनी इसकी रेजिस्टेंस है, पर पहले मैं करंट निकालूंगा। लिखिएगा बेटा यूजिंग किरशॉफ। किरशॉफ पूरी स्पेलिंग भले से ना लिखें, के आई आर लिख दें। यूजिंग किरशॉफ फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या है सर? फर्स्ट लॉ ये है कि इस जंक्शन के करीब आने वाला करंट इट इज 3.6 एम्पियर, और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट 2.1 एम्पियर और आई करंट है। अगर इसमें से बोलूं बेटा मुझे आई कैलकुलेट करना है, तो प्लस का 2.1 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 2.1। 3.6 में से बेटा 2.1 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 1.5 एम्पियर। तो ये करंट आ गया, ये करंट आ गया। इस करंट के बाद सारे बेटा आप मुझे बताइए, जो लैंप है यार, लैंप का करंट आ गया, लैंप का वोल्टेज कितना है? बड़ा आसान सा सवाल है सारे में। लैंप का वोल्टेज कितना होगा? देखो, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, देखने में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये वाला रेजिस्टर और ये वाला लैंप दोनों पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। तो मुझे लगता है दोनों पे 12 वोल्ट होगा। ठीक है, सारे आपको भी ऐसे ही लग रहा है?
हाँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता, अभी मैं तुम्हें वाली बात भी समझाता हूँ। जो ईएमएफ वाली इक्वेशन थी ना, उसमें सारी चीजें सीरीज में लगी हुई थी। ये तो सीधा सीधा पैरेलल है। पैरेलल लगा हुआ है तो 12-12 वोल्ट लग रहा है कि दोनों पर होगा, पर हकीकत में है नहीं 12-12, ये भी बता दूं। दोनों पे 12-12 आएगा नहीं, पता है क्यों नहीं आएगा? सर उसकी वजह ये है कि सर आपने ना इन दोनों के साथ सीरीज में ये कैपिटल स्मॉल आर भी तो आ रहा है। तो दो पैरेलल है, लैंप और ये 2.1 एम्पियर वाला रोड, ये दोनों पैरेलल है। पर इन दोनों पैरेलल के साथ ये सीरीज में, अगर ये सीरीज में नहीं होता ना, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती, जीरो होती, तो दोनों पे 12-12 वोल्ट आ जाता। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए वो 12 वोल्ट इन दोनों पे नहीं आएगा। फिर कैसे निकालेंगे? तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी अभी हमने करंट निकाला हुआ है। करंट कितना आया हुआ हमारे पास, बताइए। सर हमारे पास करंट आया हुआ है 1.5 एम्पियर। ठीक है जी, 1.5 का एम्पियर करंट आया हुआ है। अब नीचे पढ़े तो नीचे लिखा हुआ है कि लैंप का आई वी ग्राफ हम आपको दे रहे हैं। अगर लैंप का आईवी ग्राफ दे रहे हैं और लैंप का करंट पता है, लैंप का करंट पता है, तो सर इस करंट से ना ग्राफ में हम वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, करंट कितना निकाला है सर? करंट है 1.5 एम्पियर। तो सर ये रहा 1.5 एम्पियर। इस 1.5 एम्पियर को पकड़ के नीचे आओ, तो ये 4 के बाद 2 डिवीजन आगे जा रहा है, और 4 के बाद 2 डिवीजन आगे जा रहा है, तो इट इज 4.4। ठीक है ना, 4.4। तो करंट आपने किरशॉफ से निकाला। हाँ बेटा, हमजा बात पकड़ रहे हो? करंट मैंने किरशॉफ से निकाला है। और जब करंट की वैल्यू आ गई, तो उसी करंट की वैल्यू को पकड़ के मैं ग्राफ में आ गया, और 1.5 एम्पियर को सामने रख के मैंने वोल्टेज उठाया। वोल्टेज आ रहा है 4.4 वोल्ट। अब करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस होती है V ओवर I। वोल्टेज है 4.4, करंट है 1.5। अब 4.4 को डिवाइड कर दीजिए इस नंबर से, तो मेरे ख्याल में क्या रहा, कोई बच्चा हेल्प करेगा? 3 के आसपास आना चाहिए। 3 से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि 4.5 नहीं है। 4.4 डिवाइडेड बाय 1.5 इट इज 2.9। ठीक है जी, रेजिस्टेंस आ गई 2.9। ठीक है बेटा, तो ये जो रेजिस्टेंस 2.9 आई है, पूरा मैकेनिज्म समझ में आया कि मैंने किरशॉफ का फर्स्ट रूल लगाकर पहले करंट कैलकुलेट किया। जब करंट आ गया, तो उसी करंट को ग्राफ पे लाके वोल्टेज पकड़ लिया। करंट और वोल्टेज जब मुझे दोनों पता है, तो मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली। रेजिस्टेंस आ गई बेटा 2.93। रेजिस्टेंस आ गई 2.93। तो इस टॉपिक में अगर आप देखें, तो सिर्फ और सिर्फ किरशॉफ फर्स्ट लॉ का नाम नया है, वरना ये वाली बात तो ओ लेवल्स में भी कर सकते थे यार, कि सर यहाँ से करंट 3.6 आ रहा है, नीचे 2.1 जा रहा है, बाकी कहाँ चला गया? सर बाकी लैब में चला गया 1.5। उसी 1.5 से पकड़ के आपने वोल्टेज निकाल लिया। वोल्टेज और करंट पता है तो रेजिस्टेंस निकाल ली। सवाल को बेटा आगे बढ़ाइए। सवाल को आगे बढ़ाने में हमारे साहबजादे से इशू ये हो गया, ये क्वेश्चन ही उल्टा आ गया, आए हाय। अच्छा, मैं अगर इसको अपने टैबलेट को उल्टा करता हूँ और ऑटो रोटेशन बंद कर देता हूँ, तो आप लोग क्या इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? अगर ये मैं इसको उल्टा करके करता हूँ, ये रहा जी। क्वेश्चन का सेकंड सेकंड पार्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालनी है। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अच्छा जी, अब फिर मैं वापस आ गया हूँ इसी के ऊपर, पेज के ऊपर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालनी है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, मैं इसी पेज पर वापस आ गया हूँ, वरना वहाँ उल्टा पेज है, हम देख नहीं पाएंगे। और इन चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़रा जगह मिल जाए। इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है जी, और करंट मैंने यहाँ लिख दिया, करंट आ गया था 1.5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। सवाल है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जरा गौर से सुनिएगा। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके ऊपर किरशॉफ सेकंड रूल लगा दूं। किरशॉफ सेकंड रूल क्या है? तो जरा किरशॉफ सेकंड रूल गौर से सुनिएगा। सर किरशॉफ सेकंड रूल जो होता है ना, सर वो हमेशा लूप पर लगता है। तो अपनी मर्जी से लूप बनाते हैं हम लोग। गौर से सुना बेटा, अपनी मर्जी से लूप बना लेते हैं। ये मैंने लूप बना लिया। इस लूप में मैं हमजा को इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि हमजा को मुझे याद है कि किरचॉफ सेकंड लॉ समझ में नहीं आ रहा था। जरा हमजा भाई, आप जरा रेडी हो जाएंगे मेरे साथ? हमजा बेटा, हमजा भाई, रेडी है आप मेरे साथ? जरा सुनिए यार, ये बताइए, ये बेटा मुझे ये बताइए कि जो मैंने
येलो कलर का पोर्शन हाईलाइट किया है। इस येलो कलर के पोर्शन को मैं बोल सकता हूँ इट इज अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मैं पूरा लूप क्लोज कर रहा हूँ, इट इज ऑब्वियसली क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में यार ये बताओ हमजा देके कि सेल से कितना करंट बाहर जा रहा है। हमजा बेटा बताओ, सेल में से कितना करंट निकल रहा है? सेल में से कितना करंट निकल रहा है बेटा? 3.6 एम्पियर। 6 एम्पियर निकल रहा है ना बेटा, ये 3.6 एम्पियर निकल रहा है। याद रखना, सेल से जितना करंट आउट गोइंग होता है ना, सेल में उतना ही करंट इनकमिंग होता है। तो इसका वापसी का करंट भी 3.6 एम्पियर होगा। पहले अपनी बुक के अंदर ये वाली बात नोट करो, और ये वाली बात जहन में रखना बेटा हमेशा। सेल से जितना आउट गोइंग करंट होता है, हमेशा सेल में वापस उतना ही करंट माना जाता है कि वापस भी उतना ही होगा। तो 3.6 आउट गोइंग है, तो इनकमिंग भी 3.6 माना जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आप बेटा मुझे ये बताइए कि इस लूप में अगर मैं आपसे वही वाली बात बोलूं कि मैंने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा रहा हूं, लिखिएगा यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? सर किरचॉफ सेकंड लॉ ये है कि सेल की ईएमएफ बराबर होती है V प्लस आई आर। आपको याद है मैंने बेटा ये कल फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, ईएमएफ इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ई ई होती है सेल की ईएमएफ। सेल की ईएमएफ, हमजा भाई आप मुझे देख के बताएंगे सेल की ईएमएफ कितनी है? हमजा बेटा सिर्फ रीड करके बताना है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। हाँ 12। मैं कोई मुश्किल बात आपसे जानबूझ के नहीं पूछूंगा। मैंने करंट पूछा, बिल्कुल आसान सा था। मैंने वोल्टेज आपसे पूछा, सेल की ईएमएफ है 12.12 वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी। जरा बताना बेटा, लैम्प के ऊपर वोल्टेज कितना है? लैम्प का वोल्टेज कितना है बेटा हमजा? 4.4। अच्छा बताइए, प्लस आई, प्लस आई, आई आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सुना सुना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है? सेल के स्मॉल आर में से कितना करंट गुजर रहा है बताएं? ये स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ ना बेटा। तो स्मॉल आर पे कितना करंट गुजर रहा है? 3.6। और ये 3.6 किस टेक्निक से आया? तो टीचर ने आपको टेक्निक ये बताई है कि जितना करंट सेल से बाहर जा रहा होता है, वापसी का करंट भी उतना ही माना जाता है। ठीक है जनाब। तो करंट आउटगोइंग 3.6 था, तो इनकमिंग भी आपने 3.6 लिख लिया। अब तो बेटा ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी बन गई है। इस सिंपल सी इक्वेशन में से आर निकालना है। मैं लंबी नहीं करूंगा, टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 2.1। ये बेटा मैंने मार्किंग स्कीम अब खोल दी है ताकि टाइम नहीं लगे, वरना इस सवाल में हमने बहुत लंबा टाइम लगा दिया। स्मॉल आर आ गया बेटा 2.1। जल्दी से बेटा हमसे कॉपी कीजिए। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, आई होप कि आप रिकॉर्डिंग से इसको और पक्का कर लेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू 2.1 ओम। हाँ हाँ हाँ। हमेशा लूप में लगता है, इस बात का रट्टा मारे। फर्स्ट लॉ हमेशा जंक्शन पे नहीं, नहीं, तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है। हमेशा जंक्शन होगा तो जंक्शन पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे। जैसे ये जंक्शन था, तो इसमें मैंने फर्स्ट लॉ लगा के करंट कैलकुलेट करा लिया था। और अगर लूप होगा तो सेकंड लॉ लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा बेटा कॉपी कर चुके हो तो? हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका दिल चाहे तो जरा सुनिए, लेकिन एक वक्त में एक लूप लेते हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले सर इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करके बताएं और ये वाला लूप लें, आप इससे भी करोगे वही आंसर आएगा। आप बोलो इससे करके दिखाओ। ठीक है, लेकिन लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इससे भी करोगे ना, इससे भी करोगे वही करंट, वही का वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक। अलबत्ता मुझे इस 2.1 जो एम्पियर करंट है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज नहीं पता, क्योंकि इन्होंने जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ लैम्प का दिया है। वो ग्राफ रजिस्टर का नहीं दिया कि तुम इसमें से कहीं इसका 2.1 से वोल्टेज निकाल लो। तो हमें उसने लैम्प का ग्राफ दिया है। तो इसलिए मैं लैम्प का वोल्टेज निकाल सकता था, इसलिए मैंने जानबूझ के चालाकी करके लैम्प वाला लूप लिया है। तो हमारी मर्जी होती है अलान, कोई सा भी लूप ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक लूप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अभी आगे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, उसके अंदर कोई सा भी लूप उठा लेंगे और उसके अंदर अपनी मर्जी की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है अलान? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि उसका जो 12 वोल्ट है, अरे चलो वोल्टेज उसका आधा रहेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट तो यार वो करना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 2.1 आ चुकी है, तो मैं आपकी वाली बात पे मैं यूं कह सकता हूँ, मुझे लग रहा है आपकी बात भी जान है उसमें। 2.1 को जरा 3.6 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके बताओ। आप सही बोल रहे हो, वो 12 वोल्ट ही आएगा, सही बोल रहे हो ठीक है ना, आपकी बात सही है। 12 में से 4.4 माइनस कर दूं, 12 में से 4.4 माइनस करूंगा, ठीक है ना, तो उसका वोल्टेज आ जाएगा। और देखा जाए तो यही वाला काम तो हम भी कर रहे हैं इस इक्वेशन में, देखो 12 में से 4.4 माइनस करा है, तो उस पे पहुंच गए सेल के अंदर की रेजिस्टेंस पे, उसमें से आर निकाल लिया, तो काम वही हुआ है। तो सारी में आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना, वर्डिंग मेरी बदली हुई है, आपकी बदली हुई है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ अलान भाई, हाँ बोले बोले बोले। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जब हम हाँ नहीं, वो तो है बेटा, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आप इस क्वेश्चन को, जो आप मेथड मुझे बता रहे हो, उस मेथड से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। और अभी मैं आज की क्लास में जरा जोर देना चाह रहा हूँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो वो भी आपके लिए एक नई लर्निंग है। तो दोनों चीजों को दिमाग में बिठाते रहें, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी लर्निंग आती रहेगी। कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको 5 रूल बता दूं और आप क्वेश्चन करें और हर रूल, हर सवाल में वो 5 रूल लगाएं, फौरन आंसर आ जाए। तो इसके अंदर ना बहुत, हाँ सर्किट के अंदर ये आपको इतना घुमाएगा, इतनी वैरायटी है कि हम कोई लिमिटेड बाउंड्री नहीं बना सकते कि बस इसका रट्टा मारो और सवाल कर लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना, बहुत घुमाएगा ये। अच्छा जी, क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर मुझे बुक उल्टी करके पढ़ना होगी। आखिरी पार्ट क्या पूछ रहा है, आखिरी पार्ट क्या रहा है कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज 470 किलो जूल। ठीक है ना, 470 किलो जूल बैटरी में स्टोर हुई हुई एनर्जी है। assume that the EMF and current in the battery do not change with time। ठीक है ना, EMF और करंट कांस्टेंट है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी टू बिकम 240 किलो जूल। यानी सेल के अंदर, जो बैटरी में, ये सेल के अंदर एनर्जी अभी है वो 470 किलो जूल है। पर जैसे जैसे उसमें से करंट रिलीज होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होते होते फाइनली एनर्जी किस पर पहुंच जाएगी, 240 किलो जूल पर पहुंच जाएगी। और जब वो 240 किलो जूल पर पहुंचेगी, तो क्वेश्चन है 240 किलो जूल तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा। तो चले मैं इस वाली चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। अलबत्ता कोई बच्चा ऐसा कर सकता है यार, सारे में सिर्फ ये नंबर नोट कर लो, 470 और 240, इसको लिखना है बेटा, 470 और 240 ये लिख लो, मैं वहां जाके मैनेज कर लूंगा, मेरे दिमाग में रुकेगा नहीं। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन में वापस आ रहा हूँ। क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन ये है कि बैटरी में पहले एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी थी कितनी, 470। अच्छा, उसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो गई थी, 270, 240, अच्छा 240, 240 हो गई थी, ठीक है। तो इसमें हो गई एनर्जी चेंज। और जब एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये मुझे बताइए, हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्क डन हो या ईएमएफ हो, सबका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक। लेकिन इशू इसके अंदर ये है कि हमने कैलकुलेट करना है टाइम, हमने कैलकुलेट करना है टाइम, और मैं टाइम के बजाय बात कर रहा हूँ किसकी जनाब, चार्ज की। तो ये ईएमएफ वाला फार्मूला तो इसमें लगता है अब मुझे नजर आ नहीं रहा है। अच्छा जी, अच्छा एक और काम हो सकता है, जहाँ लिखा हुआ है चार्ज, जहाँ लिखा हुआ है चार्ज, ईएमएफ तो हमें पता है 12 वोल्ट है इसकी, ईएमएफ 12 वोल्ट है। एनर्जी का चेंज कितना, एनर्जी का चेंज है सर, पहले 470 थी एनर्जी, फिर 240 हो गई, किलो जूल है तो किलो की वजह से एक्सपोनेंट 3 मैंने लगा दिया। नीचे लिखा हुआ है चार्ज, ये बताओ टाइम निकालना है, तो चार्ज को हटा के टाइम लाने का कोई फार्मूला है। यस सर, सर चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, बेटा कॉपी करना, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है जनाब। और जब ऐसी सिचुएशन हो गई टाइम कैलकुलेट करना है, तो बेटा टाइम को बनाओ सब्जेक्ट, टाइम को बेटा मैंने सब्जेक्ट बनाया, और जब टाइम को बेटा मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो टाइम इज इक्वल टू, बताइएगा 470 माइनस 240 कितना डिफरेंस बन रहा है भाई, कितना आ रहा है, 230।
230 हो गया डिफरेंस, और एक्सपोनेंट 3 ये रहा। टाइम उधर चला गया। करंट करंट बैटरी का करंट था 3.6 एम्पियर, बैटरी से करंट आ रहा है बेटा 3.6 एम्पियर, और ये 12 इधर और आ जाएगा। ठीक है ना। 12 को और टाइम को मैंने इंटरचेंज मारा है, तो टी इधर आ गया, 12 इधर आ गया। बाकी सारे नंबर मैंने नॉर्मल सॉल्व करे, और इन सबको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 5300 सेकेंड्स। 5300 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भाई मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, जो कि मार्च 21 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी सी सारे पार्ट मैंने कर दिए। ठीक। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और